हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक तैयारी पे। मैं अंकित भारद्वाज आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले लेक्चर का दूसरा सीरीज लेकर आपके पास हूं। मैं आज पढ़ा रहा हूँ इसमें कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो भी देखना हो तो आप पीछे वाले लेक्चर्स को देख सकते हो। अभी हम लोग देख रहे होंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आप जानते हो कूलम्ब्स लॉ? हाँ भाई, बिल्कुल जानते हो कि ना, बचपन से 55 तक पढ़ते हैं हम लोग। बचपन से मतलब 11 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना अभी तक, है ना। तो आप देखो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। बेसिकली ये हमें क्या बताता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ जो है ना, हमें दो चार्जेस के बीच का फोर्स बता रहा होता है। क्या बताता है? फोर्स। अब देखो कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है ना, कि अगर हमारे पास एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है ना। एक मान लो ये Q1 चार्ज है ना, और ये मान लो कि Q2 चार्ज है ना। ये जो चार्ज है Q1, ये अगर इसको भी हम पॉजिटिव चार्ज माने और इसको भी हम पॉजिटिव चार्ज माने, ठीक है, तो ये जो चार्ज Q1 है ना, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा, ठीक है। और सॉरी सॉरी, ये रिपल्सन हो रहा होगा, लाइक चार्जेस हैं, है ना। आप इसको नेगेटिव कर दो, आप इसको नेगेटिव कर दो, है ना। ये मान लो कि नेगेटिव चार्ज है ना। देखो ये जो चार्ज है ना, इस पे फोर्स उधर की तरफ लगा रहा होगा। मतलब कि अगर मान लो ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, तो जो ए है ना, बी पे फोर्स उधर की तरफ लगा रहा होगा, और जो बी है वो ए पर फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा, है ना। आप क्या बोल सकते हो, फोर्स ए जो है बी पर कैसे लगा रहा है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। आप इसको बोल दो। इसको क्या बोलोगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। आप इसको बोल दो। क्या कुछ कुछ समझ आ रहा है? कि मतलब कि ये जो चार्ज है वो इस पर फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चार्ज है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव अनलाइक चार्जेस है। तो इनके बीच में कैसा फोर्स वर्क कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा काम कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। अब आप देखो, अगर हम बोलते हैं क्या कि हमारे पास दो सेम तरीके का बॉडी है, मतलब दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये दोनों एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगा रहे होंगे, ये वाला जो बॉडी है वो इस पर उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला जो बॉडी है वो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये रिपल्सिव, ये कैसा फोर्स हो गया, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, है ना। तो सबसे पहली बात कि कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, हमें बताता है दो चार्जेस के बीच का फोर्स। तो वो क्या बताता है, ये देखिए कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है ना, और एक चार्ज Q2 है ना। दोनों अगर प्लेस्ड है किसी r डिस्टेंस पे, दोनों अगर कहाँ प्लेस्ड है, किसी r डिस्टेंस पे, तो जो ये देखो, अब ये वाला बॉडी इस पे फोर्स इधर की तरफ लगाएगा और ये वाला बॉडी इस पे फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये फोर्स एफ ऑन, मान लो ये Q2 है ना, तो एफ ऑन टू ड्यू टू वन ये इधर की तरफ, और ये क्या लगा रहा है, एफ ऑन वन ड्यू टू टू ये इधर की तरफ। और दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा सेम होता है ना। दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और ये किसके बराबर होता है, मान लो सपोज कि एफ के बराबर है ना। तो दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे देखो यहाँ पे, जो फोर्स होता है दोनों चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास के, ठीक है। और जो फोर्स होता है दोनों के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के, है ना। तो जब हम दोनों इक्वेशन को कॉम्बाइन करके लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा बताना। तो जो फोर्स हो जाएगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, ये जो फोर्स है प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक के कांस्टेंट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं,
और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें क्या दे देगा बेसिकली, फोर्स। क्या देगा, फोर्स। देखो यहाँ ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ये जो K है ना, सॉरी, ये जो हमारे पास K होता है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ऐसा समझ लो बस। आ रहा है समझ में? तो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स का फॉर्मूला वो कौन हो गया हमारे पास, ये वाला। अब आप देखो, तो ये जो हम क्या लिखे यहाँ पे, जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से K की बात करें, K जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो K को आप क्या लिख सकते हो, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम यूनिट ऑफ K की बात करें, यूनिट ऑफ K की अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा सोचो। तो देखो यहाँ से एफ आर स्क्वायर, तो फोर्स जो है हमारा वो क्या होगा, फोर्स का न्यूटन, आर का मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, है ना। तो जो के का यूनिट हो गया हमारे पास वो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये यूनिट ऑफ के हो गया। आपको ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है ना। और देखो ये जो के होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना। अभी हम लोग इस पर भी बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। के का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जरा बताओ। अब बताओ जरा, के का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो 9 इंटू 10⁹9, नहीं 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारा किसी का वैल्यू हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है क्या, है ना। तो यहां से हमारा के का वैल्यू निकल गया, है ना। ये एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू होता है कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻11 होता है। आप एक बार देख लेना इसे, ठीक है ना। अगर हम यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की बात करें, यूनिट, अगर हम यूनिट की बात करें इसके, तो आप क्या लिख दोगे यूनिट, जरा सोचो भाई। के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यूनिट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या, है ना। ये सारा हो गया आपका टर्मिनोलॉजी, है ना। देखो यहां से ये जो कुलम्स लॉ है ना, पहला चीज कि ये एप्लीकेबल किसके लिए है ना। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। किसके लिए एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना। जब हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे होंगे ये इसी के लिए एप्लीकेबल होगा हमेशा। देखो दूसरा, ये हमेशा एक्ट कर रहा होता है दो चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग, है ना। इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग, इट ऑलवेज acts along the line joining the टू चार्जेस। इसका मतलब क्या देख सकते हो आप, इसका मतलब देखो यहाँ पे, अगर हमारे पास ये चार्ज Q1 कोई है ना, और ये चार्ज हमारे पास Q2 जो है मान लो सपोज, है ना। तो ये जो Q1 है ना और Q2, तो इसके वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर के डायरेक्शन में लगेगा। मतलब इसका जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो देखो इसके लॉन्ग है ना। देखो ये जो Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसके वजह से इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगे, ऐसा नहीं होगा। चाहे इसकी वजह से इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगे, है ना। हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी है। क्या
ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी है, लेकिन आप जरा सोचो कि ये एक साइड जो लाइन ज्वाइन कर रहा होता है उसके अलोंग चार्जेस हमेशा लग रहे होते हैं, ये विदाउट जो ऊपर डायरेक्शन और नीचे डायरेक्शन में जो चार्ज है उसके अलोंग नहीं लग रहा होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, आप देखो ये भी नहीं होगा, है ना। अगला, अगला हम क्या बोलते हैं, तीसरा, इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर, ये क्या होता है? एक एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। क्लियर है ये? हाँ, ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। देखो, एक होता है क्या चाहिए हमारा, अभी हम लोग ने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट के बारे में, ये हमारा क्या है बता सकते हो? एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना। और एक और होता है आपका ई, जिसको हम क्या बोल देते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, है ना। और एक होता है हमारे पास क्या चाहिए? ई आर, हम इसको क्या बोल लेते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। आप देखो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ई आर क्या होता है? ई क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। देखिए, ये जो है ना, इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये कैसा पेयर होता है? एक एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ना। और अगला, कि जो कांस्टेंट है हमारे पास के, ये जो कांस्टेंट के होता है हमारे पास, है ना, इस के को हम क्या बोल रहे होते हैं? बताइए जरा। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना। इस के, सॉरी, इस के का जो वैल्यू है, के इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और अगर हम किसी मीडियम के अंदर इसको डाल देते हैं तो हम इसको क्या बोल रहे होते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन, बस एप्सिलॉन। यहां से अब देखो कि इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। और ये जो एप्सिलॉन है इसका नाम क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या इसका नाम है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ई आर, है ना, ई आर जो होता है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो ई आर होता है ना हमारा, ई आर इज इक्वल टू होता है ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका एक रिलेशन है ना। तो अगर जब हम किसी मीडियम के अंदर, है ना, इफ इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम, अगर हम किसी मीडियम की बात करते हैं, जैसे सपोज कि हमने क्या किया कि किसी लिक्विड के अंदर में 2 चार्ज डाल दिए, तब जो वहां के का वैल्यू होगा वो हम क्या लिख रहे होंगे? तो वैसे नॉर्मल में तो के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अगर हम किसी मीडियम के अंदर डाल देंगे तो ये जो एप्सिलॉन नॉट के जगह हम एप्सिलॉन लिख रहे होंगे, तो यहां से बताओ जरा कि एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा? ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, होगा ना यार। तो आप नॉर्मली सोचो कि जब हम किसी मीडियम के अंदर के लिख रहे होंगे तो हम क्या लिख रहे होंगे? 1/4 पाई, है ना, ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? है ना। तो कहने का मतलब कि ये सारा सिनेरियो था हमारे पास, है ना। आप इसे देख लिए, ठीक है ना। अगला, कि जो 2 चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो हमेशा एक्ट कर रहा होता है लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस के, इसको तो मैंने बता दिया। उसके बाद देख लो, 2 चार्जेस के बीच का 2 चार्ज के बीच का फोर्स जो है ना, जैसे मान लो इसकी वजह से फोर्स इस पे इधर लग रहा है और इसकी वजह से फोर्स इस पे इधर लग रहा है, ये Q1 है और ये Q2 है ना। तो इसकी अगर दोनों को r डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं ना, इसके साथ अगर हम कोई एक तीसरा चार्ज यहाँ लेके चले आते हैं जिसका नाम मान लीजिए हम लोग Q0 डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों के बीच का जो फोर्स होगा ना, वो तीसरे के आने की वजह से कोई अंतर नहीं आएगा उसके बीच में, है ना। मतलब कि आप जैसे समझो कि ये दोनों पहले अपना जिंदगी बहुत खुशहाल जी रहे थे, अब आया कोई तीसरा, है ना, किसी डिस्टेंस पे, तो तीसरे के आने की वजह से इन दोनों के जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के फोर्स के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, है ना। तो आप नॉर्मल ये कह सकते हो। और देखिए अब इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, अभी भाई इसके साथ भी आया, तो जो तीसरा आया ना, ये दोनों साथ में रह रहा है, तीसरा आया, ये दोनों बोला भाई आजा कोई दिक्कत नहीं, खुशी से रहेंगे, सब आदमी साथ में रहेंगे, है ना। मतलब कि इन दोनों इसके
इस नए वाले के आने की वजह से इन दोनों का प्यार नहीं कमेगा, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। आप ऐसा कह लो कि दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is independent of absence or presence of any other charge। आई थिंक सारा समझ में आ रहा होगा ये, है ना। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या। देखिए कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो कैसे नेचर का है, कंजर्वेटिव नेचर का, है ना। अगला पॉइंट हमारे पास दैट इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कि इसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है ना। इसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगला पॉइंट है ना, दैट कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड for the distance less than 10 to the power minus 14 मीटर। अगर जो हमारा डिस्टेंस है वो 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम होगा तो उस पर कूलम्स लॉ एक्ट नहीं कर रहा होगा, है ना। अगर हम बात करते हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिखने की बात करें, है ना, तो आप ऐसा समझ लो कैसे लिखते हैं। जो फोर्स होता है हमारे पास, है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं कि Q1 Q2 अपॉन, अगर मान लो किसी आर वेक्टर के अपॉन लिख रहे हैं, है ना, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन हमें कौन बताएगा भाई, यूनिट वेक्टर बताएगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्यों, बिकॉज अगर हम डायरेक्शन के लिए कोई एक यूनिट वेक्टर लगा रहे होंगे, आप ऐसे समझ लो यहाँ पे कि अगर हम यही फोर्स को ऐसे लिख रहे होंगे, एफ इज इक्वल टू किसी आर वेक्टर के अलोंग अगर हम कोई एक फोर्स लिख रहे हैं, तो एफ को हम कैसे लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। और इस यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन आर क्यूब, है ना, क्योंकि हम जानते हैं ना कि आर यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो हम इस तरीके से लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ को देखा, सारा चीज बहुत अच्छे तरीके से देखा हम लोगों ने। अभी हम लोग फर्दर बहुत सारा क्वेश्चंस कर रहे होंगे, सो आप रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए। जो आपका आने वाला एग्जामिनेशन है, आप उस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। हम लोग भरसक प्रयास करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो सके हम लोग यूट्यूब पे डाल दे। तो आप अपना पढ़ाई रेगुलर बनाए रखिए। कभी आपको ये महसूस होना कि हम पढ़ नहीं पा रहे, तो भाई कुछ नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ये सोच के चलना है कि हमको अपने लाइफ में कुछ करना है। कभी ऐसा होता है ना कि कभी हम लो महसूस करते हैं, तो हमको लो महसूस नहीं करना है ना। अगर लो महसूस होना तो बस आप एक बार ये सोच लो अपने माँ बाप के बारे में कि उन्होंने कितने सपने सजाए हैं, है ना। तो बेसिकली आप बिना लो महसूस किए, अब बिना खुद को कमजोर महसूस किए, खूब बहुत ताकत के साथ एकदम से मेहनत करते रहो, और यही आपके लाइफ को बदल देगा। सिंपल, है ना। नॉट ओनली ये आपका मतलब आपका जो टीचर वाला जो जॉब है वो मैं नहीं कह रहा, बस आप अगर एक जॉब लेते हो तो आपको एक स्टेटस मिल जाता है, लेकिन उस जॉब लेने के दौरान जो आप पढ़ाई करते हो, ये नॉलेज आपका आपको मतलब आपके जो पोटेंशियल उसको इन्हांस कर देता है। और फर्दर जब आप टीचर बनोगे तो वो चीज़ें एप्लीकेबल कर दोगे अपने मतलब बच्चों के लिए बेसिकली, है ना। तो आप मेहनत करते रहो, यही मैटर करेगा आपके लाइफ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कहीं जाइएगा नहीं, आप वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए, रेगुलर इस चैनल पे बने रहिए, आपको हर कुछ इसी चैनल पे मिलेगा। अगर इस वीडियोस का नोट चाहिए होगा तो कहाँ जाना है, ठाकुर सर एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर, और वहां से आप सारे कुछ डाउनलोड कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में।